बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। एमएसपी नहीं मिलेगी। हमारा मंशा स्पष्ट है कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथाकथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है और चंद लोग वहां बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो गुपकार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। मैं हूं अंकित मिश्रा और हमारे साथ हैं अमरीश। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। देश में चर्चे में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। अभी हाल में सातवीं किस्त इसकी आ गई है। इसके पहले 6 किस्त और किसानों को दिया जा चुका है और लगभग 10.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे और ये पूरे देश में चर्चे में है। देश में दिल्ली में किसान आंदोलन भी हो रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की भी एक शर्त है और एक उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जाएगी। किसान आंदोलन जो हो रहे हैं कृषि बिल पर, उस पर भी हम वीडियो आपको बताएंगे। आगे आने वाला हमारा वीडियो उसी पर बनेगा। लेकिन फिलहाल आज हम अमरीश जी के साथ ये चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इससे अभी तक कितना लाभ किसानों को हो चुका है और लगभग इसका जो भी पूरा बैकग्राउंड है, किसानों की समस्याएं क्या होती हैं, इन सब सारी विषयों पे। सबसे पहले मैं आपके पास इसी विषय पर बात करना चाहता हूं कि क्या है किसान सम्मान निधि योजना और सरकार के क्या इससे उद्देश्य है। तो एक लाइन में अगर बोल लें कि किसान सम्मान निधि जो है या पीएम किसान जिसे कहा जा रहा है, ये सीधे कैश बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि सीधे पैसे किसानों के खाते में दिए जाएंगे। और इस योजना की शुरुआत कह सकते हैं कि दिसंबर 2018 में ही कर दी गई थी और इसकी पहली किस्त जो है वो 2019 में 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से जारी किया था। उस वक्त ऐसा भी लगा था कि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए उत्तर प्रदेश में इस बात की गई है। इन पर हम बात करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि किसानों की समस्या क्या है। बिल्कुल, समस्या समझेंगे तब उसका फायदा समझेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे और ये समझेंगे कि किसानों की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लगातार किसान आंदोलन भी हो रहे हैं देश में, तो किसान को लेकर के काफी बातचीत हो रही है देश में। अब किसान की समस्या क्या है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कर्जे माफ किए थे बड़े लेवल पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। या 2017 में जब बीजेपी चुनाव में गई, उन्होंने वादा किया कि सीमांत किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे और सरकार बनने के बाद उन्होंने उसको माफ भी किया। तो एक तो है कर्जा वाली थ्योरी और एक पीएम किसान सम्मान निधि, यानी कि सीधे आप पैसे दे रहे हैं, सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है इसको हम समझेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा ध्यान उस पर देंगे, जब अभी 2019 के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने एक न्याय स्कीम की काफी बात की थी। राहुल गांधी ने उसकी खूब प्रचार किया था और एक जो है एक अर्थशास्त्री जिनको उस पर नोबेल भी मिला किसी और काम के लिए, उन्होंने ही उसको सुझाया था। तो उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे कि न्याय स्कीम में क्या था और जो मोदी की ये पीएम योजना है पीएम किसान, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले किसान की समस्या को लेकर के आते हैं। तो इनकी समस्याओं को हमने 2 भाग में बांट लिया है। एक तो उत्पादन से पहले वाली समस्या और एक उत्पादन के बाद वाली समस्या। तो जो उत्पादन के बाद वाली समस्या है, जिसके लिए आंदोलन हो रहे हैं कि जब कृषि उपज पैदा हो गए उसके बाद में उसका भंडारण कैसे होना है, उसका विपणन कैसे होना है, उसकी खरीदारी कैसे होगी, उससे कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो उसके लिए अभी ये 3 किसान बिल और उस पर ये पूरी बहस जो है राजनीतिक गलियारों में और सामान्य जनमानस में भी होने लगी है। ठीक है, खासकर हरियाणा और पंजाब में। लेकिन उससे पहले जो ये पीएम किसान है, ये जो मुद्दा है ये प्रोडक्शन से पहले का है, यानी कि जो उपज हो रही उससे पहले का है। तो उससे पहले जो समस्याएं हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं, उस पर हम बात करेंगे। तो एक रिकॉर्ड के अनुसार
करीब 86% किसान जो भारत के हैं वो सीमांत या छोटे किसान हैं, यानी कि छोटे जोत वाले किसान हैं। तो ये जो पूरी योजना है ये उन्हीं को दुखद कट तो लगेगा ही, ये जो योजना है, हाँ कट लग जाएगा ना। हाँ हाँ, वही सेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो योजना है सीमांत किसानों के लिए है चीज़ें। सीमांत किसानों के लिए बात हो रही है कि जो सीमांत किसान है या छोटे किसान हैं उनका जो पूरा है वो करीब 86% के आसपास है। तो बात यह है कि किसान अपना खेती करने के लिए उसकी जो समस्या है तो उनमें मूलभूत समस्या जैसे सिंचाई की समस्या है, या सिंचाई के साथ साथ जो भर्ती बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में भर्ती बोला जाता है कि किसानी के लिए भर्ती नहीं है। तो उस भर्ती में ये जो है किस प्रकार किसान ट्रैप में फंस जाता है। तो आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेते हैं वो लोग, उसके बाद में उससे ट्रैक्टर लेना और जो है पहले बैल वगैरह भी लेते थे। हाँ, वो अक्सर दरअसल होता क्या है कि जो छोटे किसान हैं लगभग 1-2 बीघे वाले, उनका केसीसी भी नहीं बन पाता, किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बन पाता है। वो समस्याएं होती हैं बैंक में आने जाने में भी, और कई बार बैंक से दिक्कत होती है करवाने में। अब मामला ये फंसता है कि जब किसान अपना अनाज बोने जाता है सबसे पहले, और उसको रुपाई, बीज की रुपाई वगैरह होती है, जब धान कह लीजिए या जो भी है स्टार्टिंग में रुपाई होती है, उस वक्त खाद की ज़रूरत होती है और उसको जुताई होती है, बुआई होती है, तमाम पैसे खर्च आते हैं उसमें। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो छोटे किसान हैं उनके पास जो भी अनाज पैदा होता है वो अपना खर्च कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो जब बोने का समय आता है तो कहीं ना कहीं उनके पास खाद के पैसे देने के लिए कम पड़ जाते हैं। जैसे अब कोई महंगी खाद है तो फिर क्या है कि सस्ते खाद से काम चलाते हैं या खाद नहीं भी डालते हैं तो पूरी की पूरी फसल प्रभावित होती है। तो एक तरीके से बैकअप सरकार के द्वारा जो मिल रहा है कि 3,000 रुपये भी अकाउंट में अगर आ जाता है, ये बड़ी मदद होगी छोटे किसानों के लिए। एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो कर्ज के ट्रैप में भी वो फंसते हैं। हाँ बिल्कुल, वो महाजनी कर्ज लेते हैं या किसी वो खाद का दुकानदार है या बीज का दुकानदार है तो उससे वो कर्ज लेते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनका जो आय है उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से वो कर्ज में फंस गए हैं और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा होता है, तो इसलिए वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उससे निकालना भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। एक डेटा के अनुसार करीब 47,000 करोड़ रुपए, एनएसएसओ का डेटा है कि करीब 47,000 करोड़ रुपए भारत के जो किसान हैं उनके ऊपर कर्जा है। हाँ। अब उससे कैसे उनको उबारा जाएगा? और मेरा तो ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कर्ज कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। क्योंकि जब कर्ज जो होता है, इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं वो समझते होंगे, जो नहीं समझते हैं वो आज समझ लें कि कर्ज अगर आपने लिया और उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपने कर दिया, पूंजी बना लिया उसका, आपने कोई खेत ले लिया जिस पर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई धंधा शुरू कर दिया आपने जिससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा होता है। हाँ। वो कर्ज बहुत ही अच्छा होता है। आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े अंबानी अडानी भी बैंक से कर्जा लेते हैं, बड़े कर्ज लेते हैं, ऐसा तो प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट जनरेट करते हैं और बैंक को पैसा भी वापस कर देते हैं, तो कभी वो ट्रैप में नहीं फंसते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है जब आप कर्ज लेते, जैसे कहते हैं कर्ज लेकर के घी पीना, तो हाँ, तो जब आप कर्ज लेकर के उसको रेवेन्यू में अपने खर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो दैनिक क्रिया का खर्चा है, मासिक खर्चा है, उसमें जब आप प्रयोग कर लेते हैं तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। सही बात। और ये आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो कर्ज लेकर के कई बार वो छोटे मोटे घर के काम अपने या जो है और छोटे मोटे काम कर लिए, जिस उद्देश्य से उन्होंने कर्ज लिया उसका उद्देश्य वो नहीं कर पाते, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो कर्ज के ट्रैप में लगातार फंस जाते हैं। तो ये पीएम किसान किस तरीके से उनको उस ट्रैप से निकालेगा उस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो पूरी बात हो रही है वो खेतीहर मजदूर की हो रही है। खेतीहर मजदूर और किसान जो है जिनके पास खेती है, ठीक है। इसके अलावा एक डेटा है कि 15,000 करोड़ किसान, भारत के 15,000 करोड़ किसान ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, यानी कि उनके पास भूमि ही नहीं है। तो उनके लिए क्या होगा, ऐसी कोई प्रावधान अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि स्वर्गीय अरुण जेटली ने इस पर अपना एक विचार दिया था जब ये आया था पीएम किसान, इसकी पूरी बात आई थी, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि उनके लिए मनरेगा जैसी स्कीम है या और बहुत सारे छोटे मोटे स्कीम है, लेकिन ये कोई वांछनीय जवाब नहीं लगता है, क्योंकि
भारत में अगर 15,000 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, यह भी एक सोचनीय विषय है। उसके बाद में जो 12,000 करोड़ की बात हो रही कि जो कि जिनके पास लैंड है, जो छोटे या सीमांत किसान हैं, उनको ये लाभ देने की बात हो रही है। इस पर आपका क्या राय है, थोड़ा सा बताइए, उसके बाद मैं पीएम किसान पर आता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं कि कुल मिला के कि एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जिनके पास ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है, जो रिकॉर्ड में नहीं है। अब मनरेगा नरेगा जैसी योजनाएं जो हैं वो तो साथ में चल ही रही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अगर किस सरकार के द्वारा कोई योजना आती है वो सब तक पहुँचे। तो ये ख़ास तौर से ऐसा अक्सर देखा गया है कि गाँव में जो, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अब ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास जमीन है लेकिन वो दर्ज नहीं कराई गई है, सही से जांच नहीं है। रिकॉर्ड सिस्टम में थोड़ी सी कमी है। रिकॉर्ड सिस्टम बहुत ही बेकार है इंडिया का। हाँ, एकदम मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत ही बेकार है। आप कहीं भी जाके पता कर सकते हैं। 2-3 स्टेट, तेलंगाना, कर्नाटक और ये जो आपका उड़ीसा है, इनके थोड़ा ठीक ठाक हैं। बाकी स्टेट में अगर आप जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड बहुत, उत्तर प्रदेश बिहार में रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो अगर कोई योजना आती भी है, कोई लाभ की योजना है भी, हाँ, तो सब तक नहीं पहुंच पाती है। कैसे मिलेगा जब उनका उनके पास कोई डेटा ही नहीं है, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल बन करके सामने आता है। ठीक है, पीएम किसान की अब हम बात करते हैं कि पीएम किसान है क्या, पूरी स्कीम की हम बात करेंगे इसमें। इसके साथ साथ ये भी बात कर लें क्या इसके जैसे कोई और स्कीम पहले चल रही थी या नहीं चल रही थी। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान जो योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, और इसमें जो भी पैसा जाएगा वो भारत सरकार देगी। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जो ऐसी योजनाएं पहले ही लागू कर चुके हैं और एक्स्ट्रा ऐड भी कर रहे हैं। जैसे हरियाणा, आपको बता दूं कि अगर सबसे 6,000 ये आ रहा है तो हरियाणा सरकार अपने तरफ से 6,000 दे रही है, अपने तरफ से दे रही। तो वो कहा भी था, अरुण जेटली ने इस बात को कहा था जब उनसे सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि 500, अगर 6,000 रुपया 12 महीने के देने तो 500 रुपये पर मंथ हुआ, तो क्या पर मंथ 500 रुपये महीने से किसी किसान का काम चल पाएगा? ये एक जेन्युइन सवाल था। तो इसके जवाब में जेटली जी ने कहा कि 500 में काम नहीं चल पाएगा, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा है। हाँ। जितनी भी योजनाएं चल रही थी, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का योजना हो या उससे संबंधित और बहुत सारे पेंशन स्कीम हो, मतलब जहां से आपको कोई अर्निंग हो रही है वो सारी योजनाएं चल रही हैं। ये थोड़ा उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है और कई बार ऐसा होता है। और अगर राज्य अलग से कर रही हैं तो वो भी बेनिफिशियल होगा उनके लिए, उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी के जैसे तेलंगाना में एक ऋतु बंधु योजना चल रही है। ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। ऋतु बंधु योजना में ये है कि 10,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से वो उनको देंगे और पर एकड़, ठीक है, पर एकड़ के हिसाब से देंगे, 10,000 रुपये सालाना देंगे। ठीक है, ये भी कैश ट्रांसफर ही है, सीधे कैश दे देंगे। या इसके अलावा एक योजना है कालिया योजना, उड़ीसा में। कालिया योजना में भी जो है इसी प्रकार की बात है, यहाँ भी कैश ट्रांसफर किए जाएंगे। और इसके अलावा अभी एक पॉलिटिकल बात भी इसमें आएगी बीच में। वेस्ट बंगाल एकदम पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया है और खूब एकदम धड़ाम धड़ाम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि हमारे ये 6,000 रुपए लागू नहीं कर रही है। वहीं से मैं जोड़ रहा हूँ, बार बार रोक रही है। ममता बनर्जी ने एक योजना को लॉन्च किया, कृषक बंधु योजना। ये 5,000 रुपए इसमें देने की बात कर रही है। अब अगर पॉलिटिकली इस बात को देखें तो ममता बनर्जी को एक डर लग रहा है कि अगर केंद्र की योजना लॉन्च किए हम यहाँ पर, किसानों को लाभ हुआ तो वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर नैतिक तौर पर बात करें तो राज्यों का ये काम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि जनता की भलाई की बात करें, चाहे केंद्र करे या राज्य। मुद्दे पे लड़िए, लड़ाई मुद्दे पे हो सकती है, लेकिन अगर आपकी जनता के लिए कुछ हित की बात हो रही और चुनी हुई सरकार है, अगर पश्चिम बंगाल ने भी तो 18 सांसद चुन के भेजा है, केंद्र की सरकार सर्वोपरि तो केंद्र ही होता है, लोकतंत्र में केंद्र अपना सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि ये नियम है कि अगर 6,000 रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से मिल रहे हैं, यानी केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, तो अगर 5,000 आप दे रहे हैं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो 6,000 ऐड हो जाएगा उसमें, यानी कि वहां के किसानों को 11,000 रुपए 12,000 रुपए मिलेगा, जैसा कि कई प्रदेशों में हो रहा है। हरियाणा मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि वहां भी मिल रहा है। जब वहां पे मैं गया था एक बार लोगों से बातचीत करने, तो रिपोर्टिंग के दौरान लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से तो मिल रहा है, यहाँ से भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। अब सोचिए, अगर महीने में 1,000 रुपए अगर मिलते हैं किसी गरीब किसान को, तो आम लोगों को लगता है कि जो ठीक ठाक है परिवार से, उनको लगता है 1,000 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन
बड़ी बात यह है कि जो गरीब है वो 200 रुपए के लिए मजदूरी करता है और अचानक से अगर उसके अकाउंट में 4-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड है, कभी वो बीमार हुआ, कभी उसके ऊपर कोई भी आपदा विपदा आई, ऐसी स्थिति में वो किसी साहूकार महाजन के यहाँ जाके 4,000-5,000 के लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा या कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, वो अपने अकाउंट से निकालेगा, उस पर खर्च करेगा। या अनाज बोना है, उस वक्त उसको खाद की जरूरत है, अच्छी खाद दे लेगा अपने फसल को और पैदा होगा तो जाहिर सी बात है वो साल भर अपना चलाएगा। जब अच्छी खाद नहीं दे पाएगा, अच्छे से रोपाई नहीं कर पाएगा, तो फिर वो अनाज क्या पैदा करेगा। ये एक छोटी छोटी कहते हैं ना कि जो डूबते को तिनके का सहारा, जो इंसान कमजोर है उसके लिए 500 रुपए भी बहुमूल्य होता है। बहुत तो ये कृषक बंधु योजना बंगाल में है और 5,000 रुपये पर ईयर इसमें देने की बात कही गई है। हालांकि रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अभी तक जो पश्चिम बंगाल से डेटा आया उसमें मात्र 41% किसान हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, बाकी का डेटा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि किसको फायदा देना, उसका नाम तो पता करो कौन है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इन सारे योजनाओं को लेकर के। तो ये कुछ योजनाएं राज्य की थी जो पीएम किसान सम्मान निधि जैसी ही हैं। अब हम आते हैं अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दायरा कि कितने किसको मिल सकता है, बिल्कुल दायरा क्या है। तो सबसे पहले डेटा पर अगर जाएं, दिसंबर 2018 में इसकी घोषणा होती है, यानी कि सबसे पहले पटल पर यह आता है और मार्च 31 2019 को पहली किस्त इसकी जारी कर दी जाती है। ठीक है ना। और करीब 75,000 करोड़ रुपए पर ईयर इसमें खर्च किए जाएंगे और जो इसका दायरा है वो 2 हेक्टेयर या उससे कम जो लैंड रखते हैं फैमिली 12 बीघे। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है मेंशन करना, प्रति व्यक्ति नहीं है या प्रति किसान नहीं है। और जो है ये जो योजना है ये पर परिवार होगी। अब जो परिवार की परिभाषा वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परिवार की परिभाषा में कौन आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो परिवार होते हैं वो संयुक्त परिवार होते हैं, बड़ा परिवार होता है जिसमें कई सारे परिवार आ जाते हैं। तो जो परिवार की परिभाषा है उसमें आपको ये समझना होगा, हो सकता है कि एक ही परिवार में, एक जो ज्वाइंट फैमिली उसमें कई सारे परिवार हों। तो गवर्नमेंट जो परिवार की परिभाषा मानती है उसमें आप होते हैं, आपकी पत्नी होती है, आपके माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होता है आपके परिवार में। ठीक है ना। तो और जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो जो आपके माँ बाप हैं उनको भी परिवार में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप का जो परिवार है आप उसमें कंसीडर हैं लेकिन आपके परिवार में कंसीडर नहीं होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस योजना से एक ही परिवार में कई सारे परिवार बन करके उनको ज्यादा लाभ मिले। और ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति है जिसके अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उनकी बहुएं भी आ गई हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन अब जमीन चूंकि एक ही व्यक्ति के गार्जियन के पास है तो उसका परिवार बहुत बड़ा होने के बावजूद सिर्फ उसी एक व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बहुत जगह हो रहा है। तो ये हो गया कि 2 हेक्टेयर से कम जो है लैंड होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव निगेटिव चीजें होती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पति और पत्नी दोनों के नाम पे जमीन है और जमीन के आधार पर दोनों मालिक हैं, ऐसा भी होता है, दोनों को भी मिल रहा है, ऐसा देखा गया है। ये भी चीजें हैं, बड़ी बात है। हाँ, तो ये इतने दायरे हैं जिसके आधार पर दिया जा रहा है। और जो पढ़ाई करने वाले हैं वो नोट कर लें कि गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। सवाल आएगा पक्का एग्जाम में। पढ़ाई करने वाले अपने हिस्से का चीज नोट कर लिया करें, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है वो अपनी बेहतर समझ बनाने के लिए इसको देखें लगातार। बाकी अब आगे बात करते हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो आय बढ़ाने का है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि का एकदम मोदी जी ने अपने स्पीच में भी इस बात को कहा कि जो किसान है वो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, वो अन्नदाता है, वो भगवान के जैसा है। तो उसके सम्मान की बात है। सम्मान निधि नाम इसका इसीलिए दिया कि उनको एक जो बेसिक यूनिवर्सल जो है ना, जो एक बेसिक यूनिवर्सल इनकम की बात होती है। तो खैर अभी ये बेसिक जो यूनिवर्सल इनकम है वो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लगभग उसके आसपास की चीजें लगती हैं ये। हाँ, वही मैंने जैसे बताया ना कि कहीं ना कहीं उनको मदद दे सकता है। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण ऐड कर दूं, अगर कोई गरीब आदमी है, 1-2 बीघे वाला है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चे को हर महीने फीस दे सके। तो 500 रुपए में एक अगर ग्रामीण एरिया देखें तो 500 रुपए आराम से कोई एक लड़का या लड़की कोई भी हो वो आराम से पढ़ सकता है। उसका फीस 500 रुपए में पूरा हो सकता है। तो हर महीने में अगर 500 रुपए देकर अपने बच्चे पढ़ा लेता है तो ये भी किसान की एक सम्मान ही हुआ किसान का। तो कहीं ना कहीं उसका एक बचत हो जाता है, वो 500 रुपए अगर मिल रहा है तो। हालांकि अगर प्रदेश सरकारें इसमें मदद करती हैं,
तो ये और भी बड़ी बात होगी। और क्या है कि जरिया नहीं है, अगर 2 बीघे 1 बीघे वाला किसान है, वो सिर्फ किसानी करता है, 6 महीने में उसकी उपज होती है, तो उसके पास और जरिया नहीं है आमदनी का, वो उसी पर निर्भर होता है और 6 महीने में जो उपज होती है उसको खाता है, तो कमाई का और जरिया नहीं है। अगर सरकार की तरफ से हर महीने में कुछ मिलता है उसको, उसके लिए प्लस होगा और बहुत मदद साबित हो सकता है। और आय की अगर तथ्यात्मक बात करें कि जो डेटा है वो क्या है, तो जो किसान की आय है 2014 में एक सरकारी डेटा के अनुसार औसतन 3,000 रुपए के आसपास, 3,081 रुपए के आसपास हर किसान की आय है। वार्षिक आय नहीं, मंथली आय है। और 2016 में जो डेटा निकल करके आया इसी मोदी गवर्नमेंट का डेटा कि 1,700 रुपए पर मंथ उनकी आय है। अच्छा, 1,700 रुपए पर मंथ उनकी आय है। ये डेटा सरकार की तरफ से आया, मतलब घटा है 2014 से, घटा है। और उसको और 2016 के बाद से फिर इसका सर्वे भी नहीं कराया गया। ठीक है, तो ये आप आलोचना में इसको नोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बताने की बात ये थी कि आय उनकी कम है और उनकी आय को डायरेक्ट बढ़ाने की बात हो रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या 500 रुपये देने से या 6,000 रुपये सालाना दे लेने से क्या किसानों की समस्या दूर हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जो न्याय स्कीम थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी मैनिफेस्टो में उसको रखा था, उसमें बात की जा रही थी कि 6,000 रुपये पर मंथ आप उनको दें ताकि 72,000 रुपये साल में उनको दिया जाए और उससे हो जाए। अब ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाता, कांग्रेस की सरकारी नहीं, जब कभी फिर से चुनाव होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो न्याय स्कीम थी उसमें यही बात थी। कुल मिलाकर के अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो अगर किसानों का लाभ जो है बढ़ेगा, अगर उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो जाएंगे मार्केट में, चीज़ें मार्केट बढ़ेगा, तो मार्केट बूस्ट करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, यानी कि पैसा घूम के गवर्नमेंट के पास ही आता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो विजन है पीएम किसान, ये बेहतरीन विजन है। और स्वर्गीय अरुण जेटली ने इस बात को मेंशन भी किया था कि इसमें जो पैसे हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, इसको बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए एक बेहतरीन योजना है। अब लाभ की तो बात हो गई कि इससे किसान का आय बढ़ेगा और वो अपने उपयोग की चीज़ें, जैसे 2,000 रुपये की किस्त में इसको दिया जा रहा है, 3 किस्त दिए जाएंगे और वो रबी, खरीफ और जायद, यानी कि जो 3 होते हैं फसल है, उनके टाइम पर अगर उनको दे दिया जाएगा तो वो अपना कुछ जो है उसमें खर्चा निकाल लेंगे उससे। अब समस्या पर आते हैं कि पीएम किसान निधि आप लेकर के आ गए, लेकिन अभी भी जो समस्याएं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, वो समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये योजना केंद्र सरकार की है, पैसा केंद्र सरकार देगी, लेकिन जो डेटा है वो स्टेट को देना है, यानी कि लिस्ट कौन तैयार करेगा, स्टेट तैयार करेगा। और मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि 3 ही स्टेट हैं जिनके पास प्रॉपर डेटा पूरे किसानों का उपलब्ध है, बाकी की स्थिति बहुत ही बेकार है। तो जब डेटा ही नहीं होगा तो केंद्र सरकार चाह कर भी पैसा किसको दे देगी। हाँ, सही बात है, ठीक है, करेक्ट डेटा चाहिए। जैसा कि शुरुआत में आपने भी मेंशन किया था कि 12,000 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की बात इसमें मोदी जी ने की थी, और अभी हम 10 साढ़े 10 करोड़ किसानों तक ही पहुंच पाए। 7वें किस्त में बात की जा रही है कि करीब 10.5 करोड़ किसानों तक हम पहुंच गए हैं। तो वो जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ किसान जो बचे हुए हैं वो डेटा के वजह से ही अभाव में है। तो सबसे पहले कमी ये है कि जो कृषि रिकॉर्ड है उसको सही करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है जो किसान जिनके पास जमीन नहीं है उनको लेकर के भी कोई बेहतर प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जो योजना है वो उस तरीके से प्रभावी हो पाएगी। क्योंकि हम 12,000 करोड़ के बारे में तो सोच रहे हैं, 15,000 करोड़ के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो उनके लिए भी कोई प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कोई रास्ता निकाला जाए कि उन तक कैसे लाभ पहुँचाया जाए। क्योंकि रिकॉर्ड के अभाव में आप देख रहे हैं कि इसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनका रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, सही ये भी एक प्रॉब्लम है ना। लेकिन सरकार के पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं तो उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो इनकी कमियों में आते हैं। और तीसरी, इसको कमी माने या ना माने, कमी ये है कि आय बढ़ाने के लिए थोड़ा रकम को और अगर सरकार बूस्ट करे तो इससे किसान ज़्यादा संतुष्ट होंगे। लेकिन इसको आप कमियों में माने या ना माने, लेकिन ये भी एक मुद्दा है, लेकिन ये फिलहाल जो चीज़ें मिल रही हैं जितना पॉसिबल है तो ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। अगर ये प्रदेश गवर्नमेंट के साथ बढ़ती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करती है,
तो यही जस्ट दूना हो जाएगा और बेहतर हो सकता है। उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है 2022 तक, ये लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का भी है, तो उसके लिए किसान सम्मान निधि योजना कहीं ना कहीं सिर्फ इससे काम नहीं हो पाएगा। और ये मुझे नहीं लगता 10% भी उसमें मददगार साबित होगी, बहुत कम साबित हो सकती है। ये मजबूती दे सकती है, लेकिन हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव संकेत है कि भाई सारे लोग एक आराम से वो कर सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो कोई 1 बीघे काश्तकार होगा, कोई 5 बीसवे काश्तकार होगा, बहुत गरीब होगा कोई, तो उसको अगर अकाउंट में पैसा एक मिल रहा है अब तक डायरेक्ट अकाउंट में, इसका लाभ भी बड़ी चीज है। बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसका हाँ, लाभ 2019 के चुनाव में आपने साफ तौर पे देखा बिहार में इसका मिला है, काफी मिला। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसानों को वाकई में 2022 तक समृद्ध करना है और दोगुनी आय करनी है, तो उनका जैसा कि आपने कहा कि प्रोडक्शन से पहले की जो व्यवस्था है, उसके अलावा प्रोडक्शन के बाद की जो समस्या है, जो कि आपने देखा कृषि बिल, उसी उद्देश्य से कृषि बिल लाया गया। और कैसे किसानों का अनाज बिके, मार्केट में कंपटीशन कैसे बढ़े, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि किसानों का अक्सर क्या 90% किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, मात्र 8% किसान ही सरकारी गोदामों में अपना अनाज बेच पा रहे हैं। बाकी बड़े किसान हो चाहे मध्य छोटे किसान हो, सीमांत किसान हो, सबकी स्थिति यही है कि मंडी में सामान अपना बेच नहीं पाते किस अनाज, और ये बिचौलियों की वजह से इनके अनाज बहुत कम दाम में बिकते हैं। और प्याज और आलू जैसे तमाम कुछ ऐसे फसल हैं जिनका स्टोरेज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, कोल्ड स्टोरेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते, सड़ जाते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिनकी वजह से किसान अभी उत्थान की ओर नहीं है, लेकिन अगर सरकार की सोच पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं 1-2 साल में बदलाव देखा जा सकता है। बिल्कुल। आप कुछ कविता सुनाने वाले थे, जैसा हम वीडियो शूट करने वाले थे, तभी आपने बताया था कि कविता है आपके पास। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को कविता सुनाए, वहां से समाप्त करें। प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त का है, जिनकी बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होंगी। किसान आज आंदोलनरत है, सड़कों पर है, और किसान ही हमारे जीविका का आधार भी है। तो किसान की जो वास्तविक समस्या है उसको उन्होंने साहित्य में लिखा। सुनिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसके बारे में भी नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का शोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ। बहुत मजबूत लाइन है, जैसे जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे यहाँ। यानी पैदा होने के बाद भी ये हाल है। आगे और बढ़िया है जी। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में जी, अधपेट खाकर फिर उन्हें है कापना हेमंत में। ठंडी में उनको फिर से भूखे पेट ही कापना है। बरसा रहा है रबी अनल भूतल तवासा जल रहा, बरसा रहा है रबी अनल भूतल तवासा जल रहा है। चल रहा सनसन पवन तन से पसीना बह रहा, देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे। किस लोभ से इस आंच में वो निज शरीर जला रहे। घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। किस लोभ से वो आज भी लेते नहीं विश्राम है। बाहर निकलना मौत है आंधी अंधेरी रात है, बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थर थराता वात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर जागते, यह लाभ कैसा है न जिनका मोह अब भी त्यागते। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ ना उनको ज्ञान है वायु कैसी चल रही इसका भी कुछ ना ध्यान है। मानव भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है, भुवन मतलब घर, घर से अलग उनकी दूसरी दुनिया है। मानव भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। तो ये किसानों की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, वो उसको बहुत अच्छे पंक्तियों से उन्होंने कहा कि भाई क्या लोभ है जिसकी वजह से किसान अपना खेत नहीं छोड़ पा रहा है। दरअसल लोभ नहीं है, ये विवशता है, मजबूरी है, जो कि एक गरीब किसान, और इसके अलावा मिट्टी से उनका जुड़ाव है। मिट्टी से जुड़ाव, सिर्फ विवशता अगर कहेंगे तो किसानों का अपमान होगा। सही बात है, उनका मिट्टी से प्रेम है, जुड़ाव है, और उन्हीं की वजह से व्यवस्थाएं चल भी रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी कंपनी लगा लीजिए, उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए जो किसान ही आपको बनाकर देता है। तो इसलिए और
और अभी तो जो कोरोना काल में सबसे बड़ा जीडीपी का जो आय का देश का स्रोत बन के सामने आया, सबसे बड़ा स्रोत किसानों के फसल था और बेहतर फसल भी हुआ इस बार। रबी का फसल बहुत बड़ा योगदान किया कोरोना के समय में। सरकारें जब गिरने लगे, सरकार की जब सब कुछ बंद हो जाए, फिर भी किसान अपने खेतों में होता है और किसान इस देश को मजबूती प्रदान करता रहता है। जुड़े रहिए द न्यूज ओशियन के साथ, हम आपको और तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और आपके लिए, अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज है एक चर्चे की भाषा में समझने के लिए। वैसे तो लेक्चर तो तमाम हो जाते हैं, बोर्ड पे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बात चर्चे की है जिसमें पक्ष विपक्ष सब कुछ यहाँ पे रखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आपके कमेंट बॉक्स में जो राय आती है, जो भी प्रश्न आते हैं, उस पर भी हम विमर्श करते हैं। मैं लेता हूँ, बिहार का कोई एक लड़का है जिसने प्रश्न पूछा था जी, कम्युनिटी में प्रश्न पूछा था कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो गरीब आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि योजनाओं को जमीन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई इन्होंने काफी प्रयास, सिस्टम बदला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेकर के आए, सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो कई बार रिकॉर्ड की वजह से, कई बार जो है जानकारी के अभाव में जनता भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कई बार वो नहीं बनवा पाती है चीजें। तो इसलिए जरूरी है शिक्षा जरूरी। ये जो कार्यक्रम हमारा है जागरूकता का है। मैं यहाँ पर योजनाओं के बारे में बताता हूँ, किसको मिल सकता है ये भी बताता हूँ। चालाक लोगों को हर योजनाओं का लाभ मिल जाता है, वो बैंक में दौड़ भाग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जागरूकता बढ़ाएंगे तो हर योजना का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आप सब जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक बाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। एमएसपी नहीं मिलेगी। हमारा मनसा स्पष्ट है कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथाकथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है और चंद लोग वहां बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो गुपकार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे।